हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का परचम क्लासेस में। तो आज हम अगेन मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीक के जितने भी फाइनेंस, मनी, बैंकिंग, बिजनेस, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो सारे के सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, उतने अमेजिंग स्टूडेंट्स हमसे क्लास में जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ द क्लास। न्यूज है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पार्टनर किया है पैराडिग्म के साथ। पैराडिग्म एक एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इस एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को म्यूचुअल से रिलेटेड और एक बहुत बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए उन्हें एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दे सके। भाई उनके एम्प्लॉयज है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम ही इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए उन्हें एक टेलर्ड लर्निंग जर्नी प्रोवाइड करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, स्पेशली जितने भी एक्सेस म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉयज है अक्रॉस द नेशन के लिए पैराडिग्म के साथ एक टाई अप किया है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। अगर हम बात करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की, इसकी स्थापना सन 2009 यानी फाउंडेड इन ईयर 2009। और अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। डन। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनवील किया है एक नया तरीका स्मार्ट वॉच से पे करने का। और जाहिर सी बात है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स तो आप देख रहे हो कोविड के टाइम से बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इसी में एक और नया तरीके का इनिशिएटिव एयरटेल पेमेंट बैंक ने निकाला है कि आप अपने स्मार्ट वॉच से भी डिजिटल पेमेंट्स जो है वो कर सकते हो। और इसके लिए इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ? नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है और एक बाइनरी सोल्यूशन निकाला है, ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को किया जा सके एयरटेल पेमेंट की स्मार्ट वॉच के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। अगर ये बात करते हैं इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, तो भारतीय एयरटेल के अंदर आता है। अनुव्रता बिस्वास इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और इसकी स्थापना कब हुई? सन 2010। इन ईयर 2010 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखा करिए, क्योंकि जितने भी आप सबसे स्टैटिक पोर्शन बनते हैं, स्पेशली सारे स्टैटिक पोर्शन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर है? डन है? यहां तक किसी को कोई डाउट है, एक बार मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? ग्रेट इंडिया ने अचीव किया है मिनी रत्न का स्टेटस। तो ये बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। देखो, तीन तरीके की कैटेगरीज डिफाइंड होती है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। फॉरेन इंडस्ट्री, तीन तरीके की कैटेगरी कौन सी होती है? एक सबसे ऊपर होता है महारत्न, फिर उसके बाद नवरत्न, फिर उसके बाद मिनी रत्न। ये तीन तरीके की कंपनीज होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, तो रिसेंटली ग्रेट इंडिया ने मिनी रत्न का स्टेटस जो है हासिल किया। और ये स्टेटस उसे दिया किसने है? तो ये स्टेटस उसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ग्रेट इंडिया, उसका फुल फॉर्म है ग्रेट कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली कैटेगरी, दो कैटेगरी होती है मिनी रत्न की, अभी मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी। दो कैटेगरी होती है, उसकी कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड किया गया है। पावर से रिलेटेड ये कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें ये स्टेटस दिया गया है। ग्रिड इंडिया या ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो मार्च 2009 में करी गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर कोई कंपनी महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न में आ रही है तो उसमें उसके लिए कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे इसी न्यूज की देखें कि भाई ये कंपनी ने मिनी रत्न का स्टेटस जो है वो हासिल किया है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आने के लिए आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। मिनी कैटेगरी 1 में देखो, ठीक है, या तो आपकी कंपनी ने पिछले 3 साल में लगातार जो है प्रॉफिट कमाया है, आपको लगातार पिछले 3 साल में प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपकी कंपनी ने तीनों में से कोई एक साल में कितने करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट किया है, तो आपकी कंपनी जो है वो एलिजिबल है मिनी रत्न कैटेगरी 1 के स्टेटस के लिए। आइदर 3 साल का प्रॉफिट और तीनों में से किसी एक साल भी 30 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट हुआ हो। कैटेगरी में बात बहुत सिंपल है। कैटेगरी 2 में कहा गया है आपकी कंपनी ने पिछले 3 साल में लगातार प्रॉफिट किया हो और साथ ही साथ आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ हो, आप मिनी रत्न कैटेगरी 2 के लिए जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपको ये स्टेटस मिलता है तो आपको इसके साथ क्या बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इतने के अमाउंट के अपने आप से ले सकते हो, तो किसी भी एक्सटर्नल लाइसेंस या फिर परमिशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कंपनी मिनी कैटेगरी 1 में आ गया है को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी लगभग 500 करोड़ की। 500 करोड़ की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या फिर जो आपकी कंपनी का नेटवर्क है, उन दोनों में से जो भी लोअर है उतनी की आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। अब यहाँ पर मिनी रत्न कैटेगरी 2 में अगर हम बात करें तो आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी अप टू 300 करोड़। यहाँ 500 करोड़ की थी, सॉरी, यहाँ पर 500 करोड़ की थी, यहाँ पर 300 करोड़ की है। या फिर कि जो नेट वर्थ है उसका 50% जो भी लोअर हो, यानी या तो आपको नेट वर्थ है उसका 50% या फिर 300 करोड़, इन दोनों में से जो भी लोअर है इतना का आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। यानी के डिसीजन आप अपने आप से ले सकते हो, आपको किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है, या एक्सटर्नल लाइसेंस की या एक्सटर्नल परमिशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 कैटेगरी में अभी रिसेंटली किसे रजिस्टर किया गया है, तो ग्रिड इंडिया को रजिस्टर किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इन्हें दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी भी रिसेंटली एक भाषण नेट पोर्टल लॉन्च करने वाला है कमिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे में। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के दिन में भाषण नेट पोर्टल जो है वो लॉन्च करने वाला है। निक्सी क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का एम क्या है, तो इनिशिएटिव का एम है ताकि डिजिटल इंक्लूजन और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ला सके इंडिया में। डिजिटल इंक्लूजन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल नॉलेज देना, डिजिटल इंक्लूसिविटी लाना, और साथ ही साथ जो हमारे इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उससे भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा ये भाषा नेट पोर्टल, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब निक्सी क्या है? निक्सी की स्थापना करी गई 2003 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। निक्सी एक्चुअली क्या करता है? इसका काम है
नेट पेनिट्रेशन को क्या करना, इंक्रीज करना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेट का यूसेज की तरफ लेकर आना। और जो है इंडिया में जितना भी ट्रैफिक है, इंटरनेट ट्रैफिक है, क्या करना, इंडिया के तरफ ही डाइवर्स करना, यानी इंडिया का जो इंटरनेट का ट्रैफिक है उसे यहीं पर रखना, ताकि यहाँ पर लोगों को फायदा हो सके। और इंटरनेट की यूसेज को आसान बनाना, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करना, ये सारा काम है निक्सी इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। इसकी स्थापना कब करी गई है? अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना करी गई सन 2003 में। 2003 में इट वाज एस्टैब्लिश। क्लियर? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के दिन भाषा नेट पोर्टल लॉन्च हो रहा है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, इसका एस्टैब्लिशमेंट या सबसे पहली बार इसे कब सेलिब्रेट किया गया था? 28 मार्च 2023, यानी पिछले साल 28 मार्च को। तो इस साल भी 28 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। थीम अगर हम बात करते हैं तो भाषा नेट इट इज टूवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ये है इसका थीम। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? प्राइवेट बैंक का शेयर डिपॉजिट्स का राइज कर गया है। तो प्राइवेट बैंक्स जो भी हैं, इनका जो डिपॉजिट्स का शेयर है वो क्या कर चुका है? इंक्रीज कर चुका है। तो अगर हम बात करते हैं शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, कितना इंक्रीज, सिग्निफिकेंट राइज देखा गया है। पहले 25% था और अब बढ़कर कितना हो गया है? 34% हो गया है। प्राइवेट सेक्टर का ये जो डिपॉजिट बढ़ना है, ये क्यों बढ़ा है? प्राइवेट सेक्टर ने अपने बैंकों के कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस दिया, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दी, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर डिपॉजिट करवाना प्रेफर करते हैं, और इसी के लिए इनका डिपॉजिट का शेयर जो है इंक्रीज कर गया, यानी बढ़ गया। व्हाट आर दीज प्राइवेट बैंक? प्राइवेट बैंक्स का मतलब क्या है? तो प्राइवेट बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जिसमें सरकार का शेयर 51% से लेस हो। किसी भी बैंक में अगर गवर्नमेंट का शेयर, सरकार का शेयर जो है वो 51% से लेस है, कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट बैंक। क्लियर है? प्राइवेट बैंक का डिपॉजिट जो है वो राइज कर चुका है, 34% हो गया है। साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम किया है, बेटर स्ट्रैटेजीज में काम किया है, एग्रेसिव उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स लॉन्च करे हैं, ऑफरिंग्स दी हैं, इसकी वजह से कंपटीशन में ये बैंक्स आगे बढ़े और इनका डिपॉजिट जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? Startups such as Pinelab, Zepto, Meesho are the latest new age companies जो कि हेडक्वार्टर जो है इंडिया में मूव करने के लिए देख रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स, जैसे कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइन लैब, जेप्टो, मीशो, ये कुछ ऐसी न्यू एज कंपनीज हैं जो अपना हेडक्वार्टर इंडिया में मूव कर रही हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट समझना है। एक होता है फ्लिपिंग और एक होता है रिवर्स फ्लिपिंग। ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। आजकल रिवर्स फ्लिपिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और चल रही है। अगर हम रिवर्स फ्लिपिंग की बात करते हैं, तो ये वो टर्म है जो कि यूज किया जाता है जब कोई भी ओवरसीज स्टार्टअप, यानी कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो इंडिया बेस्ड नहीं, इंडिया के बाहर है, वो अपना हेडक्वार्टर जो है करना चाह रहा है इंडिया में, और वो अपने स्टार्टअप को लिस्ट करना चाहता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। जनरल मोटिवेशन क्या होता है कि भाई इंडिया में अगर वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करते हैं तो इंडिया में उन्हें हायर वैल्यू में एग्जिट मिल जाता है। यानी मेरा स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप दुबई बेस्ड है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने स्टार्टअप को पूरी तरीके से शिफ्ट कर लूं इंडिया में, ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में मूव कर लूं। तो इसे मैं कहती हूँ रिवर्स फ्लिपिंग। ठीक है, और ये मैं क्यों करना चाहूंगी? क्योंकि मेरा पैसा जितना लगा है, मान लो मैंने 50 करोड़ अपने स्टार्टअप पे लगाया है,
इंडिया पर रिवर्स फ्लिपिंग करा, मैंने इंडिया पे मूव किया अपना हेडक्वार्टर। तो इंडिया में मूव करने के बाद मेरी कंपनी की वैल्यू जो है वो बाकी सारी रीजंस मतलब लोअर टैक्सेस की वजह से, हाई प्रोडक्टिविटी की वजह से, ठीक है, फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से मेरे स्टार्टअप की वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से मेरे मनी की वैल्यू बढ़ती है और मुझे हायर रेट में एग्जिट मिलता है। यानी इन केस अगर मैं अपना स्टार्टअप बेचना चाह रही हूँ तो वो 50 करोड़ का मुझे 80 करोड़ या 90 करोड़ मिल रहा है। हायर रेट में रिटर्न्स पाने के लिए हमेशा रिवर्स फ्लिपिंग जो है होता है। तो रिसेंटली रिवर्स फ्लिपिंग जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। अच्छा, इसी में कॉन्सेप्ट आ गया फ्लिपिंग का भी। फ्लिपिंग क्या है? फ्लिपिंग यानी जब इंडियन कंपनी अपने हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर मूव कर रही है। रिवर्स फ्लिपिंग यानी ओवरसीज हेडक्वार्टर या ओवरसीज स्टार्टअप जो है वो अपना हेडक्वार्टर कहां पर मूव कर रहे हैं? इंडिया के अंदर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? डन है? ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए पार्टनरशिप हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल के लिए इकोनॉमी में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? 41st स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग जो है इस चीज के ऊपर बेस्ड है इंटरनेशनल पार्टनर फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल इन द इकोनॉमी की। कहां पर स्टार्ट हुई है? नई दिल्ली पे स्टार्ट हुई है। तो इसकी 41st मीटिंग जो है वो रिसेंटली कहां पर बिगिन हुई है? नई दिल्ली में बिगिन हुई है। तो इस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल इन द इकोनॉमी है क्या। इसकी स्थापना करी गई इन ईयर 2003 और ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप है जिसमें 23 मेंबर कंट्रीज और यूरोपियन कमीशन शामिल है। तो एक तरीके से अन्य अन्य देशों के बीच में एक तरीके का अरेंजमेंट है हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल को लेकर, जिसकी स्थापना करी गई सन 2003 में और अभी करंटली इसमें 23 मेंबर नेशन और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका मेन मकसद क्या है कि ट्रांजिशन क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी, भाई जो भी हमारे इन्वायरमेंट है, ताकि इन्वायरमेंट को ज्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है, हम यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सके, इसीलिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी एडॉप्टेशन और ट्रांजिशन करना ट्रेडिशनल तरीका है उसके लिए एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी के यूसेज के लिए इसलिए जो है ये लाया गया है, ठीक है। अब देख लो इसके मेंबर्स कौन कौन है, मैंने 23 के 23 मेंबर लिख लिए हैं। शामिल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कमीशन, इंडिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चिले, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, यूएई, बेल्जियम, चाइना, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, यूके, ब्राजील, कोस्टा रिका, आइसलैंड, South Korea, Singapore, and the US. These are the 23 member nation and the European nation जो कि शामिल है इंटरनेशनल पार्टनरशिप और हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल इन द इकोनॉमी में। कौन सी मीटिंग स्टार्ट हुई है? 41st। कहाँ स्टार्ट हुई है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम। देखो, अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम का मतलब है वो सारे प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट है, उनके लिए ग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च करने का काम किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें स्कीम में इंटरेस्ट लगभग 7.115% पर एनम का दिया जाएगा। अगर आपका जो डिपॉजिट रेंज है वो 5,000 से 2 करोड़ के बीच में है, तो डिपॉजिट रेंज पर 7.15% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। और इस स्कीम के अंदर सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स रजिस्टर कर सकते हैं या वही प्रोजेक्ट रजिस्टर करेंगे जो कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी का वादा करते हैं या फिर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट का या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वादा करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है, अलकापुरी वडोदरा। अगर स्थापना की बात करें 1908 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पेरिस ओलंपिक के लिए। तो इस बार यस बैंक ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, ताकि वो ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन सके टीम इंडिया का इसमें पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होंगे। तो 2024 में पेरिस ओलंपिक का बैंकिंग पार्टनर इंडिया के लिए कौन सा बैंक है, क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है यस बैंक। यस बैंक के करंट सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार, 2020 से ये सीईओ है। हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडर यानी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने करी थी, और इसकी स्थापना हुई कब थी? इन ईयर 2004। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये स्टैटिक पोर्शन में इसीलिए लिख देती हूँ ताकि आप सबको एग्जाम में यहां से अगर कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका आंसर पता हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देखा गया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो कितना बढ़ा है? और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 22,27,67 करोड़ बढ़ गया है, जो कि कितना परसेंट है? 3.7% इंक्रीज कहा जा रहा है पिछले साल से। तो व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस यानी वो टैक्सेस जहां पर जो इम्पैक्ट होता है टैक्स का और जो इंसिडेंस होता है टैक्स का वो एक ही पर्सन पर लाए करें। यानी सरकार ने जिसके ऊपर टैक्सेस को इम्पोज कर रखा है वही अपनी जेब से निकाल के टैक्स को पे करे। यानी जिसके इम्पैक्ट है उसी के ऊपर इंसिडेंस आए। यानी जिसके ऊपर सरकार ने कहा है कि तुम्हें टैक्स जमा करना है वही अपनी जेब से टैक्स निकाल के जमा करे। जो अपना बर्डन टैक्स का किसी नेक्स्ट इंडिविजुअल के ऊपर शिफ्ट ना कर पाए, ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, ओके। नेट कलेक्शन कितना रोज करके हो गया है? 19.88%। एडवांस टैक्स का कंट्रीब्यूशन हिट किया है 9 लाख के आसपास। ठीक है, यानी हर तरीके से डायरेक्ट टैक्स में इस बार जो है इस फाइनेंशियल ईयर में नोटेबल इंक्रीज देखा गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? बैंक ने कमिट किया है 100 करोड़ ताकि एनहांस कर सके कैंसर केयर का नेशनल कैंसर ग्रिड के जरिए। तो रिसेंटली हमारे इंडिया में जो कैंसर केयर है उसको और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ रुपए का प्लेज किया है। प्लेज का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए की मदद करने का काम किया है। वो नेशनल कैंसर ग्रिड को देने के लिए कहा है टाटा मेमोरियल सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ, ताकि वो कैंसर केयर को इंडिया में और ज्यादा बेहतर और अच्छा बना सके। ठीक है, एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अगर स्थापना की बात करें 1993 अहमदाबाद में एक्सिस बैंक की स्थापना करी गई, और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? आरबीआई। आरबीआई ने अभी तक की अपनी सबसे बड़ी गोल्ड परचेज करी है सिंस जुलाई 2022। जुलाई 2022 में सबसे बड़ी परचेज आरबीआई के द्वारा गोल्ड की करी गई थी, और उसके बाद अब जाकर आरबीआई ने अभी अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है और अभी सबसे बड़ी परचेज करी है गोल्ड की, और उसने 8.7 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो परचेज किया है रिसेंटली। आरबीआई ने ये गोल्ड होल्डिंग्स परचेज करके अपनी जो टोटल गोल्ड होल्डिंग्स है उसको बढ़ाकर कर दिया है 812.3 टन, जो कि पिछले अगर हम दिसंबर से कंपेयर करें तो दिसंबर 2023 में वो 803 था, और वो अब बढ़कर कितना हो गया है? वो अब बढ़कर 812 हो गया है। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। स्थापना 1935 में करी गई। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1934 में। करेंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन सी नंबर के गवर्नर है आरबीआई के? तो ये है 25वें नंबर के गवर्नर। फुल डन, ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? कोटक बैंक ने अपॉइंट किया है जयदीप हंसराज को
प्रेसिडेंट वन कोटक का। तो वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? जयदीप हंसराज को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर सीईओ बात करें तो अशोक वासवानी इनके सीईओ है। 2024 में अभी बनाए गए हैं। उदय कोटक इसके फाउंडर रहे हैं। 1 नवंबर 1985 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कोटक वन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जयदीप हंसराज को चुना गया। क्लियर है? डन है। करंट सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी की न्यूज है और इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सैनी इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। कैसा एमओयू साइन किया है एक बार देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक सॉरी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर किसी को कोई एडवांस मशीनरी की जरूरत है, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किसी को फाइनेंशियल सोल्यूशन की जरूरत है, तो उसी के लिए सैनी इंडिया ने पार्टनरशिप किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। ठीक है, ताकि इस रीजन में हम ज्यादा से ज्यादा, यानी कश्मीर रीजन में हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके और कश्मीर रीजन में हम ज्यादा से ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सके। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के उस समय के राजा रहे हैं, उन्होंने इस बैंक की स्थापना करी। 1938 में इसकी स्थापना करी गई। लगभग 85 इयर्स पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे? यही श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? डन है? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? रिलायंस ने बाय किया है 13% पैरामाउंट का स्टेक वायाकॉम 18 में फॉर ₹4,286 करोड़। रिलायंस इंडिया, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि इन्होंने पैरामाउंट ग्लोबल का एंटायर 13.01 स्टेक, जो कि वायाकॉम 18 मीडिया में था, वो खरीद लिया है। और कितने में खरीदा है? $517 मिलियन में खरीदा है। अच्छा, ये करके रिलायंस इंडस्ट्री ने मीडिया इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ा दिया है। जैसे कि वो एक केकड़ा देखते हो ना, केकड़ा हर जगह अपने ऐसे ऐसे करके हाथ फैला के सबको अपने कब्जे में ले लेता है, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री है। हर एक एरिया में धीरे धीरे, क्या नहीं, क्लोथ, फैशन, फ्यूल, पावर, हर जगह जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री शामिल है। तो इसी एक्विजिशन पर मीडिया में एंट्री करा है। तो वायाकॉम में जो पैरामाउंट का स्टेक था 13% का, वो पूरा का पूरा किसने खरीद लिया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और हमारी लास्ट न्यूज, फिच ने रेज किया इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, यानी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। फिच, यानी फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और 7% बढ़ेगा, यानी प्रीवियस था इन लोग का एस्टिमेशन कि इंडिया का जीडीपी 6.5% बढ़ेगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस इंडिया का जीडीपी ज्यादा बढ़ेगा, लगभग 7% तक बढ़ सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिच की, फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसके सीईओ करेंटली पॉल टेलर है। स्थापना 1913 24 दिसंबर न्यूयॉर्क में करी गई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। फाउंडर कौन थे? तो उनका नाम लिखा है जॉन फिच, इसके फाउंडर रहे हैं। क्लियर है? डन है? तो गाइस, ये थी आज की क्लास आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मैंने जितनी भी न्यूज पढ़ाई वो आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप सारे स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय बेटा।